नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हिंदी में हमें कभी संदेह अलंकार पढ़ाया जाता था जो आज तक कंठस्थ है और उसका उदाहरण भी जो कवि भूषण का लिखा हुआ था, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उफ, इसको रटने में पसीने आ जाते थे। खैर, मैं आज कोई हिंदी की क्लास लेने के लिए नहीं बैठा हूं। दरअसल एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विचारधारा, क्रियाकलापों और दल बदल के खेल चल रहे हैं, उससे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा कौन और कांग्रेस कौन। काफिले निकल रहे हैं, इनके नेताओं का यहां स्वागत, उनके नेताओं का वहां स्वागत। आज बात किसी मसले की, कल किसी मसले की, कहीं इनके बागी तो कहीं उनके बागी। अमूमन ये हर चुनाव के वक्त होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है। यदि बात भाजपा की करें तो विकास पर चुनाव लड़ने की कभी बात करती है, कभी जातिगत समीकरण पर आ जाती है। आज तो उन्होंने जनता से भी राय मांगने के लिए एक पेटी रवाना की है जिसका नाम दिया गया है अमृतकाल की आकांक्षा। जनता से कहा गया कि भाजपा के घोषणा पत्र के लिए आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते कई महीनों से सेंटा क्लॉज के अवतार में हैं और रोज किसी ना किसी वर्ग को सरकारी खजाने से उपकृत कर रहे हैं। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि एमपी के चुनाव में दोनों पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा आखिर होगा क्या। लगातार हो रही दल बदल किसी भी पार्टी के लिए फायदे की वजह बनेगी या नुकसान की। बीजेपी की जनता से पूछकर घोषणा पत्र बनाने की रणनीति कायदे की है या सियासी फायदे की। युवा बेरोजगार सिर्फ जुमलों में हैं या एजेंडा बनेंगे भी। और क्या शिवराज की वेतन भत्ते बढ़ाने, मुफ्त में पैसा देने की योजना कमाल कर पाएगी। बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक में बीजेपी कार्यालय से काफिले की शक्ल में कुछ गाड़ियां रवाना हो रही हैं और दूसरी में कांग्रेस के दफ्तर में काफिले की शक्ल में कुछ गाड़ियां आ रही हैं। पहले बात बीजेपी कार्यालय से जो गाड़ियां रवाना हो रही हैं उन्हें जनाशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश की 230 विधानसभाओं में ले जाया जाएगा। अलग अलग जगह पार्टी के अलग अलग नेता लोगों से संवाद करेंगे, छोटी बड़ी मंझोली सभाएं करेंगे। जनाशीर्वाद यात्रा रथों के पूजन के साथ पार्टी नेताओं ने अमृतकाल की आकांक्षा नाम की सुझाव पेटी को भी लॉन्च किया। इस पेटी में जनता अपने लिखित सुझाव डालेगी जिनके आधार पर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। यानी बीजेपी जनता से पूछकर अपना घोषणा पत्र बनाएगी कि उसे और क्या चाहिए। इस अवसर पर बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि जनता इस बार भी बीजेपी को ही चुनेगी, क्योंकि जनता के सामने अपने कामों का हिसाब देने की हिम्मत सिर्फ वही राजनीतिक दल कर सकते हैं जिन्होंने विकास और गरीब कल्याण के काम किए। मोबाइल वैन के माध्यम से भी हम जनता के आशीर्वादों को एकत्रित करने का काम करेंगे, जिसके आधार पर हमारा जो घोषणा पत्र बनता है वो उस जनता की आकांक्षाओं के आधार पर ही बनता है। तो इसलिए इस नाते से आज उस पेटी का लॉन्च भी हमने किया, जन आकांक्षा पेटी का। हमारे 5 रथ जन आकांक्षा पेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व मैदान में कल से उतर जाएगा। आज उन रथों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। अब दूसरी तस्वीर को विस्तारित करते हैं। दूसरी तस्वीर कांग्रेस की है, जहां आज भी बीजेपी के कई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और गाड़ियों का ऐसा काफिला निकला। ये काफिला बुंदेलखंड के नेता गुड्डू राजा बुंदेला का है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें अपने दल की सदस्यता समारोह पूर्वक दिलवाई। आज कांग्रेस में शामिल होने वालों में सबसे बड़ा नाम तो भंवर सिंह शेखावत का था, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मूल्य और सिद्धांत खो चुकी है। जिन नेताओं ने बीजेपी को सींचा, उन्हीं की पार्टी में की जा रही उपेक्षा। बीते कुछ दिनों से जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका एक कॉमन डायलॉग भी है जो आज भी बोला गया, वो ये था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पार्टी में भ्रष्टाचार और लूट अपने चरम तक पहुंच गया। किसकी बात करूं मैं? कृषि क्षेत्र की बात करूं। बीज खाद के लिए भटकना पड़ा, किसान भटकता है, न्याय के लिए भटकता है, सही मूल्य मिले। छोटा व्यापारी, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारे असुरक्षित महिलाएं, आज ये हालात है प्रदेश में।
दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की यदि बीते कुछ दिनों की गतिविधियां देखें तो लगता है कि दोनों में ही इस बात को लेकर जरूर शको शुबा है कि कौन सा एजेंडा ऐसा मारक है जिसे लेकर जनता के बीच जाएं और वोटों की शर्तिया फसल काट ले आएं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी सेंटा की ही भूमिका में रहे और अतिथि शिक्षकों के लिए भी सरकार का खजाना खोला। सवाल लेकिन फिर यही कि क्या सौगातों से वोट मिलेंगे या दल बदल कर आने वाली फौज के बूते। इसके जवाब के लिए तकरीबन 3 माह का इंतजार तो और करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। तो रस्मन, सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, शरमन नगेले। शरमन जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे राजपाल जी से। राजपाल जी, ये जो पेटी अमृत काल की आकांक्षा जो निकल रही है, तो इतना सब बांट रहे हो, मुफ्त में बहुत सारी योजनाएं चला रहे हो, बात भी कर रहे हो डेवलपमेंट की, तो फिर अब और क्या सुनना चाहते हो जनता से? ये अमृत काल की आकांक्षा क्या जानना चाहते हो हमारे MP के वोटर्स की? देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि 75 वर्ष जब हमारी आजादी के पूर्ण हुए हैं तो ये अमृत वर्ष हमने पिछले वर्ष मनाया और अमृत वर्ष संपूर्ण हुआ और अब 75 से 100 साल का जो समय है ये अमृत काल का समय है। देश आमूलचूल परिवर्तन के साथ में शिखर पर पहुंचे, इस योजना के साथ में कार्यक्रम बन रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की, चौहान जी की सरकार हो, विकास के मायने में अगर जो कोई काम कर रही है तो वो 2047 में कैसा हो भारत, इस योजना के साथ काम है। हम दीर्घकालीन एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता से भी हम ये आकांक्षा करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि वे हमें मार्गदर्शन दे, हमें सुझाव दे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अगर आने वाले समय में क्या क्या हमें करना चाहिए, जनता क्या चाहती है, क्या अपेक्षाएं करती है हमसे। तो निश्चित तौर पर आकांक्षी के रूप में हम जा रहे हैं, क्योंकि 39 सीट पे भी हमने जो टिकट डिक्लेयर करे वो भी आकांक्षी सीटें हैं हमारी। तो आकांक्षी बन के आकांक्षा के लिए जब हम जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी और अच्छे से सुशासन दे सकेगी। हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत हम काम कर सकेंगे और मूल रूप से तो विकास और गरीब कल्याण, इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, संगीता जी को संगठन भी हमारा जो है लगातार जनता के बीच में किए हुए काम के आधार पर जाने के कार्यक्रम बना रहा है। ठीक है, कल से हम जो है जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता के अभी वक्त है, आ जाऊंगा, अभी तो बहुत सारा वक्त है। एक बार संगीता जी को इन कर लेते हैं। संगीता जी, ये लोग लोगों से पूछ के मैनिफेस्टो बना रहे, ये कह रहे हैं कि भाई जानना चाहते हैं कि पब्लिक चाहती क्या है और फिर उसके बाद बनाएंगे। बहुत एक तरह की ट्रांसपेरेंसी के लिए काम किया जा रहा है, ये राजपाल जी क्लेम कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, जनता क्या चाहती है, जनता ने इनको विकास यात्रा में बता दिया है। ये विकास यात्रा लेकर पहुंचे थे और जनता तक पहुंचे थे और जहां जहां भी पहुंचे वहां वहां इन्हें पीछे पैर लौटना पड़ा। जनता ने खुलकर इनका विरोध किया और इनके जो झूठे वादे थे उन वादों को याद दिलाया। कहा कि 1 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कहाँ है 1 करोड़ रोजगार। उन्होंने कहा कि हमारे को फसल बीमा योजना, दुगनी आय जैसी बातें कही थी, वो कहाँ है। इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो इसी पूरे मध्य प्रदेश में ये एक यात्रा निकाल कर आ चुके हैं और वो सारी यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। शिवराज जी खुद समझते हैं कि सरकार नहीं बनने वाली है, पर उन्हें मोदी जी को ढोंग नोटंकी करके तो दिखाना है, तो हर दिन ढोंग और नोटंकी की जा रही है। आपने बताया कि आपकी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से गाड़ियां रवाना हुई, तो गाड़ियां भाजपा कार्यालय से रवाना तो हुई, पर सभी निराश भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में आकर शामिल हो गए। ये आज का संदेश मध्य प्रदेश की जनता को गया है कि किस तरीके से प्रदेश के भाजपा के नेता, जो कि वर्तमान विधायक भी है, वो तक आज उन्होंने कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व को पहचाना और उन्होंने 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार को देखा और पूरा विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी पर, और आज इतनी तादाद में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और प्रवीण जी, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अभी कई भाजपा के ऐसे नेता हैं जो माननीय कमलनाथ जी के संपर्क में हैं और वो फिर से पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको भी अभी समय देने का चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करके जो हर बार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, इस बार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि झूठ बोलते हैं, झूठी
की घोषणाएं करते हैं और 50% का जो कमीशन खोरी जो चल रही है ये छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक हो रही है और हर जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने डैम बनाए तो 1 साल में डैम ढह गए, इन्होंने महाकाल लोक बनाया तो महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां बह गई। ठीक है, एक तीसरे मेहमान को कर लेते हैं। सरमन जी हमारे साथ हैं। सरमन जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार सरकारें बनती गिरती अपन ने देखी हैं, आपने भी देखी हैं। कोई एक एजेंडा अगर मैं कहूं किसी भी व्यक्ति से जो जागरूक जर्नलिस्ट है, आपको दिख रहा है बीजेपी या कांग्रेस का कि इसी एजेंडे पे दोनों चुनाव लड़ेंगे? एक कोई एजेंडा आपको दिखता है अभी तक? देखिए माननीय प्रवीण जी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भोपाल आए थे और भोपाल में उन्होंने सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, तब उन्होंने जरूर ये बात कही थी और बार बार दोहराया था कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कही थी। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, ये मैं क्यों इसके पीछे मैं संदर्भ देना चाहता हूँ कि जब 2003 में, 8 में और 13 में चुनाव हुए तो जो इस अब दुनिया में नहीं है, माननीय अरुण जेटली और माननीय प्रमोद महाजन जी, वो जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का एक ट्रेंड जो है ना उस समय से चलाया था, जो चला आ रहा है। लेकिन जी को बड़ी फायदा भी हुआ था उसका उनको लाभ भी हुआ था और सरकार बनी भी थी उनकी 2-3 बार, और इसके बाद 18 में उनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अभी जो जिस तरह से राजनीतिक जो सरगर्मी या राजनीतिक जो एक दूसरे के खिलाफ अभियान चल रहे हैं या एक दूसरे की योजनाओं की काट की जा रही है, वो उसमें ये विकास तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ये अभी किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी उनके नेता तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो विकास की बात नहीं हो रही है। अब जहां कांग्रेस की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी भी विकास की बात नहीं कर रहे, वो पूरे टाइम एक बात, जी बिल्कुल, वो पूरे का पूरा उनका जो फोकस है वो घोटालेबाज सरकार, वो करप्शन को लेकर है। लेकिन अब इससे उनको कितना लाभ होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब जो एक आपने भी पैकेज में दिखाया कि वो आकांक्षा और अपना घोषणा में पत्र बनाएंगे, जन संकल्प पत्र बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी, और अभी भी राज्यपाल जी ने भी कहा कि हम जनता से पूछेंगे कि और क्या करना चाहिए। तो मेरे को 2 संदर्भ याद आ गए। एक तो ये है कि भारत सरकार का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पब्लिक एंगेजमेंट का प्रोग्राम है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, वो है mygov.gov.in। यानी कि लोग अपने सुझाव दें सरकार से, आप क्या चाहते, सरकार में सीधी भागीदारी का वो प्लेटफॉर्म है। दूसरा एक और मैं संदर्भ देना चाहता हूं कि इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं 18 में, 13 में, 8 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से ही सुझाव लिए हैं और वो ऑनलाइन भी लिए हैं। डोर टू डोर मीटिंग तो नहीं की उन्होंने, लेकिन एक सोसाइटीज़ के बीच में मीटिंग्स की है, जैसे व्यापारियों के बीच में या शिक्षकों के बीच में, और उस तरह से सुझाव लिए। और उसके बाद बीजेपी के लिए नया नहीं है आप ये कह रहे हैं। एक बार राज्यपाल जी को इन कर लेते हैं। राज्यपाल जी, ये सवाल मैं लेके आने वाला था और सरमन जी ने उसे उद्धृत कर दिया, तो मैं तत्काल ले आता हूं। मैं थोड़ा विलंब से लाता इसे 1-2 सेगमेंट के बाद। वो ये है कि मुझे भी याद है कि ग्वालियर में नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम डेवलपमेंट के मसले पे चुनाव लड़ेंगे तब, और अभियानी दिग्विजय सिंह का फिर उस पर पुष्टि की मोहर अपने यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री आए वो भी लगा गए। अभी आपके चुनाव का एजेंडा जो मैंने पूछा, अभी सरमन जी से आपसे घोषित पूछ लेता हूँ कि क्या है, एक लाइन का एजेंडा क्या है, किस लाइन पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? विकास और गरीब कल्याण, ये दोनों काम हमने किए हैं मध्य प्रदेश। और ये बात वही सत्तारूढ़ दल जनता के बीच में डबल से जाकर वही व्यक्ति बात कर सकता है जिसने काम किए हो। अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आज ही जैसे अभी बड़नगर से हम आके बैठे, मुख्यमंत्री जी आए, 156 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करके आ रहे हैं। ये रोज हो रहा है मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे अभी ज्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। अभी ध्यान में आ रहा है, इसके पहले इतना ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि चुनाव का समय है तो ध्यान में आएगा, स्वाभाविक है। चुनाव का समय है तो ज्यादा ध्यान में आएगा, वो आना भी चाहिए। किया है तो ध्यान में भी आना चाहिए। जो हमने किया उसको बताने की हम तभी हिम्मत रख पा रहे, जनता में जा पा रहे जब हमने किया है। और जैसा अभी हमारी बहन बता रही थी कि विकास यात्रा में गए और उल्टे पैर लौटे, ऐसा नहीं है। विकास यात्रा में भी हमें एक फीडबैक मिलने का काम हुआ है और उस फीडबैक पे हमने पिछले 8 महीने में काम किया है। और काम करके अब आप जाके देखिए, उस समय जो हमारे पास फीडबैक आया, जनता के बीच में से जो सवाल जवाब आए, उनको हमने पूरा करने का काम किया। छोटे छोटे काम होते हैं गांव के, वो हमने पूरा करने का काम किया है।
आकांक्षी विधानसभा में हमारा संगठन नीचे सक्रिय था, भले हमारे विधायक नहीं थे, हमारे हुए थे वहाँ, पर हमारा संगठन सक्रिय था वहाँ पे, और वो संगठन ने के साथ तालमेल बना के उन सब कामों को करने का काम किया जो फीडबैक में आया। अभी फिर हम जो है आकांक्षी जो आकांक्षा जो कर रहे हैं हम, और वो बॉक्स के अंदर जो जानकारी आएगी हम उसको मूर्त रूप देंगे। हम ऐसा नहीं कि वो आया और उसको डाल दिया और भूल गए, नहीं, उसको हम जो है वक्त मिल पाएगा मूर्त रूप देने का सर। संगीता जी को इन कर लेते हैं, अरे इलेक्शन आ जाएगा तब तक, तो संगीता जी को इन कर लेते हैं। संगीता जी कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया है इसलिए कॉलर ऊंची करके जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, इस पर वोट दीजिए। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब आप क्या बोलोगे, ये आरोप है उनका। देखिए, अभी तो राजपाल जी बता रहे थे कि 156 करोड़ की योजना देकर आए हैं बड़नगर में शिवराज जी, तो उसका 50% कमीशन तो भाजपा और भाजपा के नेता खा जाएंगे। जनता के पास जाएगा क्या? केवल गलत क्वालिटी का स्ट्रक्चर, और जिस तरीके से महाकाल लोक में आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा घोटाला 50% का किया है, तो ये तो घोटालेबाज सरकार है। रही बात राजपाल जी, तो आपने कहा कि हम किस पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रवीण जी, ऑन रिकॉर्ड तो ये विकास की बात करते हैं, पर ऑफ द रिकॉर्ड इनका चुनाव का एजेंडा रहेगा कमलनाथ जी, कांग्रेस का परिवारवाद। अब क्या होता है ना कि कई बार सूत्रों से हमें भी खबर मिल जाती है कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी आके इंटरनल बैठक में क्या कहकर गए। अच्छा, तो वो जो उसी खबर के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुद्दा ये ऑन रिकॉर्ड तो ये बता रहे हैं, पड़ जाएगा, हमें नहीं मालूम है क्या कह गए बता दीजिए, दर्शकों को भी पता चले कि संगीता जी की सोर्स क्या कह रहे हैं। हाँ क्या कह गए संगीता जी, बता दीजिए। हाँ हमें नहीं मालूम है, बता दीजिए ना, हमें मालूम पड़ जाएगा। हाँ, मैं नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये जनता को नहीं पता है। अच्छा। ये अंदर अपने कार्यकर्ताओं से मोदी जी बोल कर गए हैं कि चुनाव का एजेंडा परिवारवाद रखिएगा, चुनाव का एजेंडा कांग्रेस का भ्रष्टाचार रखिएगा। अब कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो कहीं से कहीं तक इन्हें पकड़ में आता नहीं है। अब परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद में भारतीय जनता के पास ही सबसे बड़ा परिवारवाद हो चुका है, जिसको ये नकार नहीं सकते, जिसकी लिस्ट हमारे पास रखी हुई है। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तब हम इनको लिस्ट दिखा देते हैं कि आपका मध्य प्रदेश का परिवारवाद और देश का परिवारवाद क्या है। तो इस तरीके से झूठा तंत्र जो इन्होंने बनाकर रखा है, शिवराज जी ने झूठा शर्मन जी का, लेकिन बहुत छोटा जवाब एक बार राजपाल जी का भी ले लेते हैं। राजपाल जी, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ा के नहीं बढ़ा, आपकी जानकारी में था कि मोदी जी ये बोल गए हैं, बताइए संगीता जी की जानकारी में। परिवारवाद की परिभाषा ये होती है कि पार्टी के शीर्ष स्थान पर किसी परिवार का पैदा हुआ व्यक्ति बैठे। नड्डा जी किसी परिवार से नहीं आते, मोदी जी किसी परिवार से नहीं आते, शिवराज जी किसी परिवार से नहीं आते। ये सामान्य घरों से कार्यकर्ता के रूप में बने हुए हमारे नेता है। ये राहुल गांधी नहीं है, ये प्रियंका गांधी नहीं है, जो राजीव सोनिया गांधी जी के गर्भ से पैदा हुए। अब सर तीसरे मेहमान, मैं तो केवल बस एक सामान्य ज्ञान बढ़वा रहा था, इसलिए चला गया था आपके पास। तीसरे मेहमान सरमन जी की बात बहुत देर से नहीं किया, आउट ऑफ टर्न गया था आपके पास। राजपाल जी रोकूंगा, सरमन जी को करते हैं। सरमन जी, एक जो पूरी बात है वो ये है कि जो काबिल गौर है, आप भी महसूस कर रहे होंगे लगातार, वीरेंद्र रघुवंशी जी गए, उन्होंने कहा सिंधिया जी और उनके करीबी, सिंधिया जी के जो यहाँ पर स्टेट के मिनिस्टर हैं, यहाँ माने उनके समर्थक यहाँ राज्य में मंत्री हैं, वो और नेता भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भी भंवर सिंह शेखावत जी ने कहा, वो कहा भाई सिंधिया जी के लोग जब से आए तब से भ्रष्टाचार। तो सिंधिया जी का रोल अभी क्या है इधर बीजेपी में, और क्यों सिंधिया को ही लोग दोषी ठहरा के जा रहे हैं? देखिए, अब चूंकि जब 18 में सरकार गई थी और बाद में जब सरकार आ गई है तो उसमें मुख्य भूमिका में सिंधिया जी रहे हैं, और सिंधिया जी मुख्य भूमिका में रहे हैं, और मुख्य विलेन माने अगर कांग्रेस के संदर्भ में कहें तो। हाँ, कांग्रेस के लोग ये कह सकते हैं। हाँ। और अब चूंकि देखिए उनका ये ट्रेंड रहा है, या कांग्रेस में जो भी रहते हैं कि उनके मतलब उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए वो काम भी करते हैं। तो उनका जो गुट है, उनके जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो मंत्री भी हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ जहाँ उनके लोग हैं और जहाँ जहाँ परंपरागत रूप से भाजपा के लोग हैं, तो उनको वहाँ वजन नहीं मिल रहा, उनको वहाँ पर वेटेज नहीं मिल रहा, उनका भविष्य खतरे में है। इसलिए ऐसी बातें सुनने में आ रही, और ये आना लाजमी भी है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने राजनीति में जो भी आता है वो इस महत्वाकांक्षा से आता है कि वो कभी पार्षद बनेगा, कभी विधायक बनेगा, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, कभी मुख्यमंत्री, कभी मंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी प्रधानमंत्री। ये उसकी महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहना भी चाहिए राजनीति में। लेकिन जिन्होंने पूरा जिंदगी
सिंधिया जी से संघर्ष करके उनके विरोध में राजनीति चलाई है 30, 35, 40 साल में, और अब यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो भंवर सिंह शेखावत जैसे लोग, जो सॉरी अपने ये जो अभी आए हैं वीरेंद्र रघुवंशी के अलावा शेखावत जी जो अपने बदनावर से अभी आए हैं, ऐसे लोग आपको देखने में मिल जाएंगे। और ऐसा तो पहले भी हुआ है, देखिए इसके पहले 18 के चुनाव में कन्हैया लाल अग्रवाल जो मंत्री थे, जीएडी मंत्री थे, वो आ गए थे, इसके बाद जितेंद्र डागा जी आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसमें एक मैं संदर्भ देना चाहता हूँ माननीय प्रवीण जी कि जो अभी एक बुंदेला बंधु जो आए हैं वो यूपी के हैं यूपी के, लेकिन यूपी में उनका भविष्य पूरी तरीके से अब समाप्त जैसा हो चुका है, इसलिए वो मध्य प्रदेश की तरफ उन्होंने रुख किया है। लेकिन इसमें पूरी की पूरी भूमिका जो मेरे को लगती है वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की है, क्योंकि उनको जो पिता थे, जो अभी जो बुंदेला बंधु आए हैं सुजान सिंह बुंदेला जी, उनसे दिग्विजय सिंह की बहुत अच्छी घनिष्ठता थी। और दिग्विजय सिंह जी ने से लड़वा देंगे सुनते हैं भूपेंद्र सिंह के खिलाफ। आप गौर कीजिए, जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो पंचायत चुनाव में जब खुरई जो है ना निर्विरोध वहां के पंचायतों के चुनाव में आगे आया था पूरे मध्य प्रदेश में, तो दिग्विजय सिंह जी ने उस समय से ठान लिया था कि हमको भले मुझे लड़ना पड़े, उन्होंने कहा था, लेकिन अगर कोई नहीं मिलेगा तो मैं लड़ जाऊंगा खुरई से। संगीता जी को इनका तो मुझे याद है बहुत अच्छे से, आपने बहुत मार्के की बात याद दिलाई। संगीता जी, यही सवाल मैं आपके पास लेके जाऊंगा कि आ रहे हैं बहुत गर्व से, आपने पहले सवाल से कहा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अब जो लोग आपके पुराने वहां पे बैठे होंगे वो असहज नहीं हो जाएंगे? आप जितने आते जाएंगे सबको समाहित कर लोगे क्या? कर लो समाहित, ठीक है, तो सबको टिकट भी दे दोगे क्या? आदमी टिकट की अभिलाषा में तो आ रहा होगा आपके यहाँ। देखिए प्रवीण जी, कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी हमारे पास आते हैं वो किसी कमिटमेंट से नहीं आते हैं, वो सीधे आते हैं और बोलते हैं हमको आपके नेतृत्व में कार्य करना है और आ जाते हैं, ऐसा कोई कमिटमेंट करके नहीं आ रहे हैं। और पार्टी का जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है वो है सर्वे के आधार पर होगा, और कमलनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया जो भी आ रहे हैं उनका सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे में यदि वो जीतने वाले होंगे तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट है हमारी पार्टी के अंदर। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को हर बार धोखा दे रही है, राजपाल जी अभी कह रहे थे कि हम जनता से पूछते हैं, सवाल करते हैं और उसके बाद उसको पूरा करते हैं। तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी वादे को पूरा नहीं कर रहे, इन्होंने 2008 में कहा था कि किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ करूंगा, 2023 आ गया, आज तक इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने बच्चियों को स्कूटी देने की बात की थी, इन्होंने लैपटॉप देने की बात की थी, इन्होंने मोबाइल फोन देने की बात की थी। ये सारा दिखावा होता है, सारा झूठ होता है, और ये झूठ अब जनता तक पहुंच गया है। इनके झूठे वादों से जनता तंग आ गई है। अब अपराधों का प्रदेश बन गया है, महिला अपराधों का प्रदेश बन गया है, और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें केवल जनता को दिखाते हैं। अंदरूनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी खोखली हो चुकी है। सरकार को इन्होंने खोखला कर दिया है, खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो अब ये मध्य प्रदेश की जनता से किस आधार पर झूठे वादे कर रहे हैं? इनसे पूछिए बजट कहां जा रहा है। तो स्थिति तो पूरी तरीके से डमाडोल है, केवल जनता को दिखाने के लिए ये झूठे कार्यक्रम दिखा रहे हैं। कर लेता हूं संगीता, राजपाल जी को इन करता हूं। राजपाल जी, जो संगीता जी आरोप लगा रही है उसका तो जवाब दीजिएगा, एक एड ऑन कर देता हूं, मेरा सवाल भी ले लीजिए आप कि ये क्या संयोग है कि जो भी नेता जा रहे हैं उन्हें वो असंतुष्ट वीडी शर्मा जी से नहीं है, असंतुष्ट शिवराज जी से नहीं है, असंतुष्ट नरेंद्र तोमर जी से नहीं है, असंतुष्ट कैलाश जी से नहीं है, सिंधिया जी की असंतुष्टि क्यों जा रहा है? तो क्या कांग्रेस टारगेट उन्हीं लोगों को कर रही है जो सिंधिया जी के करीबी हैं? ये देखिए, इसमें दो बातें आई है। एक तो अभी संगीता जी जो कह रही थी बात, तो ये इनके नेता भी यही बात कहते हैं। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो बनते उनने सबसे पहले जो गरीबों के लिए एक संबल योजना चलती थी वो बंद करी। और क्या बोला बंद करते समय कि इसमें अधिकांश लाभार्थी नहीं, बिल्कुल बनने की कमलनाथ जी ने खुद स्पष्ट किया। राजपाल जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे तो झूठा बोल रहे हैं। हमने कोई योजना बंद नहीं की, हमने योजना को और अधिक नहीं हुई थी। ये तो शिवराज जी का झूठ था। उसके लिए जो 5,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए थे वो तक ये तो शिवराज जी ने झूठ बोला था जनता से। और ये जो है उसी वजह से ऐसी कोई भी योजना हमने बंद नहीं की थी, हर योजना को हमने बढ़ाया था। योजना को बंद करने का काम किया था, संबल योजना को बंद करने कोई संबल योजना बंद नहीं हुई थी। आप रिकॉर्ड बता दीजिए, पेपर बता दीजिए, आप तो ऑन रिकॉर्ड बात कीजिए ना। आप झूठी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं रामपाल जी, आप झूठी बात कर रहे हैं।
कि हम जो है योजना देखिए देंगे देखिए और नहीं हाँ, दी। आप तो कन्यादान ये योजना में वो केवल इनके 28,000 देते थे, ये कमलनाथ जी वो ने इनके 51,000 किया। 51,000 किसी को आप नहीं ये भी दिया तो है, सोचिए। किसी को नहीं दिए, खाली देने का बोला। जैसा अरे कर्ज माफी दिया करने है, का बोला आप था, लोगों के नेता खा गए तो हम क्या बोला। करें? मैं ये तो कहना आपके चाहता हूं, नेताओं ने मैं पूरी ये कहना तरीके से चाहता उस हूं कि योजना को भी कांग्रेस लूट लिया, को वहां भी खजाना भ्रष्टाचार खाली कर दिखता दिया, है। नकली इससे जेवर खाली दे दिए, दिखता है हर जगह तो कि आपने भ्रष्टाचार योजनाएं- किया है, प्रदेश की योजनाएं जो बहनों को भी बनती धोखा है, दिया है। वो योजनाएं जनता के लिए बनती है, परंतु जनता के लिए योजना ये इसलिए नहीं तो बनाते जनता हैं में से आधा क्योंकि हिस्सा आप लोग क्यों खा इनको- जाते हैं? इनको जनता जो की है योजना कहीं न का कहीं उसके 50% अंदर तो जो है भाजपा खा जाती खजाना है, खाली लगता जनता है। तक क्या परंतु पहुंचता मैं है? ये कहना चाहता जनता हूं तो कि वही खा ली। मध्य प्रदेश अब के राजपाल जी की खोखला। बात पहले सुन मैं लेते ये- संगीत जी पूरी, फिर उसके बाद शर्मन जी पे आ परंतु जाएंगे। मैं बात ये पूरी कहना करिए चाहता राजपाल जी। हूं कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर हमने जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और यहाँ के गरीब कल्याण के साथ साथ में विकास के लिए आज बजट को कहां पहुंचाने का काम कर दिया। ये ठीक है, तो वो देश कर्जा बहुत जानता लिया है, सर, वो तो देश जानता है। डिरेल हो जाएगी, एक दिन तो हम और कर कर्ज- चुके। कर्ज तीसरे लेके मेहमान ही को इन कर विकास लेते के हैं। कार्य तीसरे करने मेहमान, का तीसरे काम बहुत देर से हमने नहीं किया, किया है। शर्मन जी को इन निश्चित करता हूं। तौर पर कर्ज भी उसी को ठीक मिलता है जिसकी शर्मन जी को क्रेडिट होती है। आज इसकी ये क्रेडिबिलिटी सरकार होगी, जिस जाहिर बात है, प्रकार कर्ज से आजकल काम किसी कर को ही रहे मिल जा रहा। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। सर शर्मन जी ये बताइए कि जो हमने वही सवाल राजपाल जी से पूछा और वो बहुत सफाई से विद्वान है तो किनारे खिसक गए, सिंधिया के लोग टारगेट क्यों हो रहे हैं, या जो आ रहा है वो सिंधिया पे ही ब्लेम क्यों कर रहा है? और देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि वो मुख्य भूमिका में रहे हैं सरकार की अदला बदली करने में, तो अभी भी स्वाभाविक निशाने पे माफ करो महाराज ही हैं क्या वो? हाँ, वो चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ लोग प्रभावित भी हैं, वहाँ पीड़ित भी हैं लोग। और ये जैसे कि मैंने शुरू में कहा था इसके पहले कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत रूप से जो उनका जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, उसका जीवन समाप्त इस चुनाव के बाद, क्योंकि उसकी पीढ़ियाँ बदल गई, दो पीढ़ियाँ बदल गई। और उन्होंने तो भाई उनके परिवार के बच्चे हैं, यदि वो काम कर रहे हैं और वो रोकना पड़ेगा आपको, वक्त बिल्कुल भी इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यह बात सही है कि अभी जो आप दावे सुन रहे हैं, अभी जो आप आरोप देख रहे हैं, बिल्कुल अलहदा हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे, देखना यही है कि किस मसले पर, कौन से मुद्दे पर पब्लिक किस पार्टी को और क्यों वोट करती है। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।